हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होता है, क्या डाइपोल वास्तव में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो उसका एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल एग्जांपल साथ साथ हमने देखा था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइपोल्स का एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला टॉपिक है हमारा, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। मतलब क्या है बच्चों, डाइपोल का मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, प्रोवाइडेड कि दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब मेरे पास अगर 5q चार्ज है तो मेरे पास इधर भी 5q चार्ज ही माइनस 5q चार्ज लेना है। अगर मेरे पास 6q चार्ज है तो मेरे पास इसको भी 6q चार्ज ही लेना है। तो बच्चों बीच का जो डिस्टेंस है वो लेते हैं हम 2l। 2l क्यों लेते हैं स्टैंडर्ड, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमको पता है क्योंकि चार्ज इक्वल है ना, बराबर है, तो इसका जो इफेक्ट आधा डिस्टेंस तक, इसके इफेक्ट आधा डिस्टेंस तक इसका इफेक्ट रहेगा, आधा डिस्टेंस तक इसका इफेक्ट रहेगा। दैट इज व्हाई वी कंसीडर इट 2l टू मेक इट स्टैंडर्ड। डी एल नहीं लेते, एल लेते तो l/2 हो जाता था, इसीलिए 2l लेते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि एक डाइपोल का से दूर में इस पॉइंट P में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्सिस मतलब क्या होता है बच्चों, उस डाइपोल का सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करो, प्लस q और माइनस q चार्ज का सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करो और उसको उस सेंटर को एक्सटेंड कर दो। उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आएगा P पॉइंट, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आएगा P पॉइंट। मान लो वो पॉइंट है वो पॉइंट मेरे डाइपोल का सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे है, x डिस्टेंस दूरी पे है। तो हमने बच्चों सेंटर इस चार्ज से क्यों नहीं माना, इस चार्ज से क्यों नहीं, क्यों बीच से क्यों माना, क्योंकि एक टोटल सिस्टम है ना बच्चों, एक टोटल सिस्टम है। आपको पता है कि मास, जब भी आपको कोई चार्ज बोला जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक मास मिलेगा, मास रहेगा, एक मास रहेगा तभी चार्ज रहेगा। तो बच्चों ये सिस्टम का मास एक m, इस सिस्टम का मास है और इसका मास है m। तो ये दो मास सेपरेट है 2l डिस्टेंस पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट पे। तो हम इस चार्ज का जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, टू चार्ज का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का मिड पॉइंट से लेते हैं। क्यों, ये मिड पॉइंट क्या है, हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड EP निकालेंगे। तो हमारा मोटो है अभी क्या है बच्चों, EP क्या है निकालना। ठीक है बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले बच्चों EP आएगा हमारे पास ड्यू टू चार्ज Q, एक होगा EP1 प्लस EP2। यस बच्चों, यस और नो। इसको नाम देते हैं चार्ज 1, इसको नाम देते हैं चार्ज 2। एक को नाम देते हैं चार्ज 1, दूसरे को नाम देते हैं चार्ज 2। ठीक है बच्चों, चार्ज 1 चार्ज 2। अब बच्चों कि चार्ज 1 की वजह से मेरे पास इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, L। ये अगर 2l है तो ये वाला हो जाएगा L, ये वाला हो जाएगा L। तो ये वाला L है, ये वाला L है, तो इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, कौन बोलेगा, ये तो L हो गया और ये है पूरा x। तो इस चार्ज से मेरा डिस्टेंस होगा बच्चों L प्लस x का स्क्वायर, L प्लस x का स्क्वायर। और बच्चों ऊपर रहेगा KQ। और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा रेडियली आउटवर्ड। आपको पता है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड। सो दैट इज व्हाई इट विल बी EP1, इट विल बी EP1। एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है बच्चों, EP2। दिस विल बी EP2 एंड EP2 का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग माइनस ले लेंगे, पर किसको माइनस लेंगे बच्चों, इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे। क्यों बच्चों, क्यों बच्चों, आप बताओ, KQ बाई ये डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों x माइनस L का होल स्क्वायर। क्यों, देखो बच्चों ये डिस्टेंस है x, ये है L है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो बड़ा से इसको माइनस कर दो तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमने इसको L इसको प्लस क्यों लिया, इसको माइनस क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है मैग्नीट्यूड वाइज,
मैग्नीट्यूड वाइज मेरे पास है EP2 ग्रेटर देन EP1, EP2 ग्रेटर देन EP1। क्यों बच्चों? क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है, चार्ज सेम है, मीडियम सेम है, दैट इज व्हाई दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बड़ा होगा, एंड इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो छोटा होगा। सो इस दोनों को कंपेयर करो, के क्यू कॉमन ले लो, 1/x माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल स्क्वायर, सो दैट विल बी बच्चों के क्यू इंटू 4xl डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा रिड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं k इंटू 2x इंटू 2ql डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों एक चीज आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज बताया था, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इन ए डाइपोल which defines the maximum torque that can be acted on it when the dipole is exposed on an external uniform external electric field। आपको डेफिनेशन बताया था। तो बच्चों प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज से के वजह से जो डाइपोल होगा उसका डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों, उसका डाइपोल मोमेंट होगा माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक। बोला था ना बच्चों, उस डाइपोल मोमेंट का वेक्टर को हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और P का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? P का मैग्नीट्यूड होता है मेरे पास 2ql, पता है ना? तो ये 2ql के जगह हम लिख सकते हैं P वेक्टर बच्चों, 2kx P वेक्टर बाय x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2kpx बाय x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज देखो कि मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन पे है, मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन पे है, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि इसको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और देखो इधर सब कुछ स्केलर क्वांटिटी है, ओनली वेक्टर इज पी वेक्टर, तो पी वेक्टर एक स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर, और ये भी वेक्टर, और पी वेक्टर का डायरेक्शन इक्वल्स टू ईपी वेक्टर का डायरेक्शन, आज इसको ईपी नेट बोल सकते हैं बच्चों। तो ईपी नेट आपको पता चल गया कि 2, इसका मतलब है कि मैंने जो सोचा था वो एकदम बराबर था, पी वेक्टर का डायरेक्शन ई वेक्टर के बराबर आ गया, इसका मतलब मैंने जो सोचा था वो एकदम सही है। तो बच्चों 2kpx p वेक्टर बाय x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2kpx बाय इंटू p वेक्टर बाय x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है मेरा बच्चों फॉर्मूला। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। ठीक है बच्चों, तो ये चीज के बाद हम 2-3 चीज इसके बारे में 2-3 चीजें बातें और करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, इसको एक बार पूरा कॉपी कर लो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों हमें अभी पता चला क्या कि एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और एक मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, तो उसका एक्सिस के ऊपर x डिस्टेंस दूरी पे सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे में एक पॉइंट है P, सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है P, उस P पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? 2kx p वेक्टर बाय x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब क्वेश्चन ये है कि x बड़ा है कि l बड़ा है। बच्चों प्रैक्टिकली जो डाइपोल्स होता है ना, आपको बोला था कि जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, ये प्लस इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, वो एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ के बराबर होता है, जो आता है एंगस्ट्रॉम पे। तो बच्चों ये जो लेंथ होता है ना, एक्चुअल प्रैक्टिकल डाइपोल्स में एक्चुअल लेंथ का जो ये जो लेंथ होता है वो होता है एट द ऑर्डर ऑफ
एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम मतलब कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर। और जो ये एक्स आता है ना, एक्स होता है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, इतना मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में एल डिस्टेंस बहुत 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 छोटा है। तो हम बोल सकते हैं इन प्रैक्टिकली एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, क्योंकि एल होता है बॉन्ड लेंथ के बराबर एंड एक्स होता है 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। दैट इज वाई प्रैक्टिकली एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल। तो हम बोल सकते हैं बच्चों इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर। तो ई पी नेट मेरा बराबर हो जाएगा बच्चों 2kp x बाई एक्स टू द पावर 4। तो हो जाएगा 2kp बाई एक्स क्यूब, 2kp बाई एक्स क्यूब, 2kp बाई एक्स क्यूब। ये आता है मेरा प्रैक्टिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ई पी नेट इक्वल्स टू 2kp बाई एक्स क्यूब, बिकॉज 2kp बाई एक्स क्यूब, बिकॉज x greater than l is always true, always true। कोई भी डाइपोल का फॉर्मूला पे अगर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है चलेगा, पर उसके साथ साथ इस फॉर्मूला को भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो एक्चुअल आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में लेंथ मैंने बता दिया ये बहुत छोटा है, ये बहुत कंपेयर टू दिस। ठीक है बच्चों, ये चीज बोलना था। और दूसरी बात तो ये है, दूसरी बात कुछ कुछ और चीज हम बताएंगे, पहले इसको कॉपी कर लो ध्यान से जी। एक्स ग्रेटर देन कैसे हुआ? ठीक है बच्चों, थैंक यू। बच्चों एक चीज देखो कि अगर पी पॉइंट को हम इस जगह पे ना लेके पॉजिटिव चार्ज से इस जगह पर लेते तो क्या होता? तभी क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तभी क्या मेरा फॉर्मूला सेम रहता? यस, कैलकुलेशन करके देखोगे तो फॉर्मूला सेम रहता। फॉर्मूला क्या था मेरा? ई पी नेट का मैग्नीट्यूड वाइज क्या था? 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, where p is the magnitude of the dipole moment। तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहता, ये आप देख सकते हो। ये आगे से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि डायरेक्शन वाइज भी सेम है कि डिफरेंट होगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा ही होगा, गारंटी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्टेंस लेना है बच्चों, डिस्टेंस लेना है इस जगह से, इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर पे लेना है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पे लेना है। क्या लेना है बच्चों? सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पे लेना है। तो बच्चों एक बात बताओ, पी पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों किस डायरेक्शन पे होगा? इस डायरेक्शन पे, इसको नाम देते हैं EP1। और नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन होगा इस पे, होगा EP2। तो EP1 हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EP1 विल बी मच ग्रेटर देन EP2। क्यों ऐसा होता है? EP1 ग्रेटर देन इक्वल टू EP2 क्यों होता है बच्चों? क्योंकि एक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बट इसका डिस्टेंस छोटा, इसका डिस्टेंस बड़ा, और डिस्टेंस नीचे आता है, नीचे कोई बड़ा चीज आएगा तो छोटा हो जाएगा ओवरऑल वैल्यूज पे। तो EP1 ग्रेटर देन EP2, दैट इज व्हाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट का जो मेरा मैग्नीट्यूड रहेगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ई नेट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड दिस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है बच्चों फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड ई नेट का डायरेक्शन होता है बच्चों टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन। दैट इज वाई बच्चों इस केस में भी मेरा फॉर्मूला वैलिड होगा, दोनों सेम डायरेक्शन पे है। दैट इज वाई अगर इस तरफ भी लेंगे और इस तरफ भी लेंगे, दोनों केसेस में ही बच्चों EP नेट आएगा मेरा कितना? 2kpx डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बच्चों आप याद कैसे रखेंगे? आप ये याद रखना बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल हैज द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इससे याद रखना। और मैग्नीट्यूड वाइज आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि 2kpx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल टू द पावर 2। और आप एक चीज भी याद रख सकते हो 2kp बाई एक्स क्यूब, क्योंकि ये वाला एल बहुत छोटा है इसीलिए एक एल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 2kp बाई एक्स क्यूब। ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है एंड मोस्ट कॉमन है। इसको हम याद नहीं रखते, हम याद रखते हैं बच्चों ईपी नेट होता है बच्चों ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 2kp बाई एक्स क्यूब, 2kp बाई एक्स क्यूब, ये हम याद रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जब जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस ऑफ द डाइपोल। मतलब पहले हमने देखा एक्सिस के ऊपर कैसा है, अब देखेंगे ऊपर नीचे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों? इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है इस लाइन के ऊपर, और बोल सकते हो कि इस प्लेन के ऊपर, उस प्लेन के ऊपर, उस प्लेन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट ले लो बच्चों, तो उस प्लेन के ऊपर स्पेशली उस प्लेन के ऊपर जिधर, उस केस में मेरा डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आज इतने जब पिछले स्लाइड पे हम देखा था बच्चों की डाइपोल का एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसका प्रैक्टिकल जो फॉर्मूला है, थियोरिटिकल फॉर्मूला प्रैक्टिकल फॉर्मूला दोनों होता है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला देखा था, तो वो डाइपोल मोमेंट के साथ साथ वो कैसे वैरी करता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के साथ साथ वो वाला फॉर्मूला कैसे वैरी करता है वो भी हमने देखा था। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन जो कि है ऑन द इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डाइपोल मोमेंट का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चेंजेस होता है, उसका क्या फॉर्मूला है अभी देखते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में मेरे लेंथ है 2l। ठीक है, दोनों के बीच में मेरे लेंथ है 2l। तो बच्चों अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मान लो बच्चों ये दोनों का जो चार्ज का जो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया, उसका उन दोनों से एकदम बीच में, दोनों पॉइंट का जो सेंटर टू सेंटर का एकदम बीच मिडिल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मान लो बच्चों की परपेंडिकुलर इस मिडिल पॉइंट से x डिस्टेंस दूर पे मेरे पास एक पॉइंट है P, जो कि है P पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, P पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, P पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू दिस टू चार्जेस और द सिस्टम ऑफ चार्ज कॉल्ड बाय डाइपोल देखेंगे। तो अभी ईपी नेट निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा? ईपी नेट, ईपी नेट निकालना पड़ेगा बच्चों। ये जो P पॉइंट पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके वजह से होगा बच्चों? इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। तो इस चार्ज की वजह से इस दो लाइन को ज्वाइन कर दो, P पॉइंट और इस पॉइंट चार्ज का सेंटर को ज्वाइन कर दो, और P पॉइंट Q चार्ज की वजह से प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो होगा रेडियली आउटवर्ड, एंड Q पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो होगा रेडियली इनवर्ड। और बट एक चीज देखो बच्चों, दो ये जो डिस्टेंस है ये भी L है
ये जो डिस्टेंस ABL है और ये x है, अगर ये डिस्टेंस को मैंने r मान लिया तो ये वाला डिस्टेंस भी मेरा r हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर है तो तीसरा साइड भी बराबर होता है। यस और नो? दो साइड बराबर है, दोनों के बीच का एंगल बराबर है, सॉरी दोनों के बीच पे एंगल भी बराबर होना चाहिए। दो लाइन, दो स्ट्रेट, एक ट्रायंगल का दो लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन और दोनों के बीच का एंगल अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों ट्रायंगल का लेंथ भी बराबर होगा। और लेंथ किसके बराबर होगा बच्चों? r के। ठीक है बच्चों, कि देखो ये जो r का वैल्यू होगा बच्चों, r होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना बच्चों, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आप बताओ बच्चों, इस चार्ज को मैंने नाम दिया चार्ज 1, इस चार्ज को नाम दे दिया मैंने चार्ज 2। तो बच्चों EP1 कितना होगा? EP1 नाम देते हैं इसको, और इसको नाम देते हैं EP2। तो ये हो जाएगा बच्चों EP1 प्लस EP2। दोनों का इफेक्ट काम करेगा तभी तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना बच्चों। तो बच्चों इस चार्ज EP1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? आपको पता है KQ/r²। चार्ज का वैल्यू है Q और चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस है r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है KQ/r² प्लस KQ ये भी r²। पर क्या हम इसको दोनों को ऐड अप कर सकते हैं? दोनों का हम देख पा रहे हैं कि EP1 इक्वल्स टू EP2 इक्वल्स टू KQ/r²। तो क्या हम दोनों को डायरेक्टली ऐड अप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में आपको दोनों तब ही ऐड कर सकते हो अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो सेम नहीं है तो हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा, तो बच्चों आप बोल सकते हो कि ये एक लाइन है, ये इसका पैरेलल है। अगर ये वाला एंगल किसके बराबर होता है बच्चों? आपको ज्योमेट्री आता है, ये वाला एंगल होता है इसके बराबर, सिमिलर एंगल बोलते हैं हम इसको। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अगर ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो ये वाला लाइन एंगल हो जाएगा बच्चों किसके बराबर? इसके बराबर होगा ना। तो बच्चों एक चीज मुझे बताओ कि अगर मेरे पास ये लाइन, ये वाला एंगल के बराबर हो गया तो ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला एंगल मतलब क्या? ये जो ट्रायंगल है बच्चों, ये दो ट्रायंगल देखो, दो ट्रायंगल आर इक्विवेलेंट, दोस टू ट्रायंगल्स आर इक्विवेलेंट। क्यों? देखो ये हाइट दोनों का सेम है, ये लेंथ भी दोनों का सेम है, बीच का एंगल भी दोनों का 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि SAS फॉर्मूला से दोनों ट्रायंगल है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ट्रायंगल में सिमिलर एंगल्स आर इक्वल, इक्विवेलेंट ट्रायंगल में सिमिलर एंगल्स आर इक्वल। दैट इज व्हाई हम लिख सकते हैं बच्चों θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू, एक नाम दे देते हैं थीटा, θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू थीटा। तो इसको भी हम थीटा लिखेंगे, इसको भी हम थीटा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बच्चों, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो इसको फिर से ड्रॉ करते हैं बच्चों, एक बार देख लो। ये मेरा EP1, ये है मेरा EP2 और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल भी थीटा, इसका एंगल भी थीटा। अच्छा, दोनों का नाम दे देते हैं EP। ठीक है बच्चों, EP। ठीक है, P1, अच्छा दोनों का नाम देते हैं EP दोनों बराबर है। अब बच्चों दोनों को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, इसको EP क्या होगा बच्चों? साइन थीटा, ये होगा EP कॉस थीटा। अच्छा EP1 ही नाम दे दो, बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसको नाम दे दो EP2। क्या होगा बच्चों? ये वाला कंपोनेंट क्या होता है? ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट। आपको वेक्टर अच्छे से आना चाहिए बच्चों, ये सब चीजें मैं बता रहा हूं, आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। EP2 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? EP2 साइन थीटा।
एंड ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों EP2 cos थीटा। अब देखो बच्चों ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर दोनों ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट वेक्टर्स कैंसिल आउट ईच अदर, तो मेरा नेट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? EP2 EP1 प्लस EP2 cos थीटा। तो हम बोल सकते हैं बच्चों बाय यूजिंग कंपोनेंट डिवीजन मेथड ऑफ वेक्टर EP net equals to EP1 plus EP2 EP1 प्लस EP2। अब दोनों का नाम देते हैं EP तो दोनों हो जाएगा बच्चों EP cos थीटा 2EP cos थीटा, क्योंकि EP1 इक्वल्स टू EP2। ठीक है बच्चों, और EP का वैल्यू होता है बच्चों, क्या होता है इसका वैल्यू होता है बच्चों 2KQ बाई आर स्क्वायर। EP का वैल्यू होता है बच्चों 2KQ बाई आर स्क्वायर। अभी क्या EP का वैल्यू होता है 2KQ बाई आर स्क्वायर, आगे है मेरे पास 2 तो 2KQ बाई आर स्क्वायर। अब cos थीटा का वैल्यू देखते हैं बच्चों, θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू थीटा। तो बच्चों इस केस में cos थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों? cos थीटा हो जाएगा मेरे पास cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो cos थीटा हो जाएगा बच्चों L बाय R। तो बच्चों E नेट हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 2KQ बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L बाय R। तो हो जाएगा बच्चों K इंटू 2QL बाई आर क्यू, K इंटू 2QL बाई आर क्यू। तो फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो हो जाएगा बच्चों K इंटू P बाई आर क्यूब के जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। R इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो आर क्यूब हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको लिख सकते हैं कि होल टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं बच्चों, आपको मैथमेटिक्स आता होगा। और रूट को लिख सकते हैं होल टू दी पावर हाफ, आप दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा होल टू दी पावर 3/2। तो हम फिर से वापस इधर आ जाओ बच्चों, ये फॉर्मूला मेरा हो जाएगा, ये फॉर्मूला जो मेरा हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन द एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल। तो बच्चों एक चीज देखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ है इधर से इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ है अलोंग द राइट साइड, बट डाइपोल का डायरेक्शन क्या है बच्चों? डाइपोल का डायरेक्शन है मेरे पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। दैट इज वाई बच्चों हम इस फॉर्मूले के जगह जो मेरा वैल्यूज आएगा ना, जो मेरा वैल्यूज आएगा उसके आगे जब राइट आंसर जब लिखेंगे ना, जो अल्टीमेट जब आंसर लिखेंगे तो आगे एक माइनस साइन चिपका देंगे। क्या करेंगे बच्चों? आगे एक माइनस साइन चिपका देंगे। ये है मेरा फॉर्मूला, E नेट इक्वल्स टू माइनस KP बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है बच्चों, और क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें इरेज करने के बाद एक छोटा सा चीज आपको बोलना तो मैं भूल ही गया, ये सब चीजें एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इरेज करके एक छोटा सा चीज आपको अभी बताएंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बच्चों इन प्रैक्टिकल आपको मैंने फिर से बोला था कि x इज मच 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 ग्रेटर देन L, तो x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। तो बच्चों E नेट की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों, E नेट की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस KP बाई एक्स क्यूब। E नेट की जगह लिख सकते हैं बच्चों EP के माइनस KP बाई एक्स क्यूब। सो दैट इज माई अल्टीमेट फॉर्मूला, प्रैक्टिकल फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं कि बच्चों प्रैक्टिकल फॉर्मूला फॉर डाइपोल मोमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों?
ये है मेरा प्रैक्टिकल फॉर्मूला और ये है मेरा बच्चों एक्चुअल फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला तो दोनों में से कौन सा यूज करेंगे बच्चों? दोनों ही सही है, हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड में और भी टॉपिक लेके आएंगे। हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। मतलब अब तक लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ऑन इट्स एक्सिस ऑफ ए डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इस डाइपोल। बट अगर इन दोनों पॉइंट के अलावा अगर आपको पूछा जाए कि कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू डाइपोल, उस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? उस केस में क्या करना है, इसीलिए आपको इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों क्या करें, ये है मेरे पास प्लस क्यू चार्ज, ये है मेरे पास माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरे पास टू एल, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l। मान लो एक पॉइंट है मेरे पास, इस फिगर को फिर से रिड्रॉ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, ये प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, मतलब मिड पॉइंट से l। अब बताओ इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर एक मास है, सेंटर टू सेंटर जो चार्ज है, उस सेंटर से एक पॉइंट r, थीटा पे एक पॉइंट है P, ठीक है। P point is located at an angle r, theta from the midpoint of the dipole। डाइपोल के सेंटर से, मिड पॉइंट मतलब सेंटर, डाइपोल के सेंटर से r, थीटा दूरी पे एक पॉइंट है P, हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसका टेक्निक क्या होगा बच्चों, वही हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अब क्या करना होगा। पहले बच्चों जो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? P वेक्टर का वैल्यू होता है बच्चों 2ql। अगर डिस्टेंस है मेरे पास 2l एंड चार्ज है मेरे पास q, इन केस में मेरा जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों, वो क्या होगा? वो होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन पे मेरा डाइपोल। अब इसको, ये जो डाइपोल वेक्टर P है ना, ये डाइपोल वेक्टर P को आप दो कंपोनेंट पे डिवाइड कर सकते हो। ये वेक्टर जो P है इसको दो कंपोनेंट पे डिवाइड कर सकते हो। एक कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? अब मुझे ये बताओ, इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट पे डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा अलोंग दिस पॉइंट और एक होगा अलोंग इसके परपेंडिकुलर पॉइंट, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यस और नो? तो इस थीटा पॉइंट के रेस्पेक्ट में P वेक्टर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अलोंग दिस एक्सिस विल बी P cos थीटा एंड अलोंग दिस एक्सिस विल बी P sin थीटा। यस और नो? मैंने P वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक किया P cos थीटा, दूसरा किया P sin थीटा। अब बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आप P cos थीटा देखोगे बच्चों, P cos थीटा कंपोनेंट लोगे बच्चों, तो इस मैंने बोला था एक डाइपोल को डाइपोल की तरह ट्रीट, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट मत करो। मैंने बोला था डाइपोल को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करो, P वेक्टर की तरह, इसी को भी बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो वेक्टर P वेक्टर की तरह ट्रीट करने बोला था। अब ये P वेक्टर का मेरा जो एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है उसका एक फॉर्मूला हमें पता है। अब P वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो पॉइंट होगा उसके केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, वो भी हमें पता है। P वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई पॉइंट है, P वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक पॉइंट है, मान लो x, इसके केस में मेरा इस x पॉइंट पे मेरा डाइपोल मोमेंट क्या होगा ड्यू टू डाइपोल, सॉरी ये x पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू दिस टू डाइपोल्स, दिस डाइपोल्स क्या होगा वो हमें पता है। तो बच्चों ये इसको करने का पीछे मेरा जो वजह है वो क्या है? इसको करने के पीछे मेरा वजह ये है कि बच्चों जो P cos थीटा होगा ना,
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक चार्ज इधर है पी क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू। अगर आपको डाइपोल मोमेंट को ऐसे ट्रीट करोगे तो देखोगे बच्चों ये पी पॉइंट जो मिला ना मेरे पास, ये पी पॉइंट को चेंज करके एक्स पॉइंट ले लेते, ठीक है बच्चों। एक्स पॉइंट क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पी मेंशन है और दूसरा पी हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पी पी एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, तो इसको हम लेते हैं एक्स, ठीक है बच्चों। तो एक बात बताओ कि ये जो पी कॉस थीटा है, आपको नहीं लगता पी कॉस थीटा डाइपोल की वजह से ये पॉइंट इसका एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट क्या है, पी कॉस थीटा का एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ना। देखो एक डाइपोल इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है और ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो एक पॉइंट मिलेगा एक्स पॉइंट। तो ये पी कॉस थीटा वेक्टर, ये एक्स पॉइंट का एक्स पॉइंट पी कॉस थीटा वेक्टर के एक्सिस के ऊपर है। एंड पी साइन थीटा वेक्टर, मान लो कि पी साइन थीटा ऐसा है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इधर इस डायरेक्शन पे एंड पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन पे, सॉरी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन पे एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी इस डायरेक्शन पे, तभी तो होगा ना, तभी आपको इस वेक्टर ऐसे दिखेगा, तभी तो आपको वेक्टर ऐसे दिखेगा ना, क्योंकि हमने कंसीडर किया मिड पॉइंट से, सब काम हो रहा है मिड पॉइंट से, क्योंकि मिड पॉइंट होता है डाइपोल का सेंटर, तो इस डाइपोल का भी सेंटर होगा इस पॉइंट, तो हम लोग पी वेक्टर को लेंगे मिड पॉइंट से, पी वेक्टर को लेंगे मिड पॉइंट से। तो बच्चों इस वेक्टर के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, और इस वेक्टर के वजह से पी कॉस थीटा वेक्टर की वजह से एक्स पॉइंट हो गया उसके एक्सिस के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं क्या बच्चों कि एक्स पॉइंट lies on the axis of the vector p cos theta and x point lies on the perpendicular bisector of p sin theta। yes or no? मैंने आपको बोला था कि डाइपोल को थोड़ा सा, मैंने एक्चुअली में क्या किया, पी वेक्टर लेके फिर से समझा रहा हूं कि डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दिया, ये डाइपोल को ही ऐसे घुमाओगे तभी तो पी कॉस थीटा आएगा ना, तो ऐसे घुमाओगे तो देखो ये पॉइंट इसके एक्सिस के ऊपर है, अब इस डाइपोल को मैंने इस डायरेक्शन पे घुमाया, अब देखो ये पॉइंट इसका क्या पॉइंट आया, ये पॉइंट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे है ना बच्चों। तो ई नेट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी कॉस थीटा की वजह से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E1 नाम देते हैं, और पी साइन थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम देते हैं E2, ठीक है बच्चों। तो E net ड्यू टू E net इज द कॉम्बिनेशन ऑफ E1 प्लस E2, यस और नो। इन दोनों की वजह से जो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक एक्स पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही होगा मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों E1 का वैल्यू क्या होगा, अब ये सवाल आता है E1 का वैल्यू क्या होगा। E1 का वैल्यू होगा, हमने पढ़ा था 2k p cos थीटा डिवाइडेड बाय, तो P से इसका डायरेक्शन क्या था बच्चों, इस मिड पॉइंट से इसका डायरेक्शन था R, तो हम लेंगे RQ, 2k p cos थीटा बाय RQ। क्यों लिया, क्योंकि हर डाइपोल का सारा काम होता है मिड पॉइंट से, तो ये डाइपोल को मैंने घुमा दिया, मतलब हर एक पॉइंट का हर एक कैलकुलेशन होगा फ्रॉम द मिड पॉइंट इटसेल्फ। तो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दूरी पे है, इसीलिए r को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हर एक कैलकुलेशन है r पॉइंट से, हर एक कैलकुलेशन है मिड पॉइंट से, दैट इज व्हाई आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो p को E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, P1 वेक्टर हो गया, तो बच्चों हमने देखा कि E1 वेक्टर का डायरेक्शन है 2kp cos थीटा बाय RQ, तो 2kp cos थीटा बाय RQ क्यों हुआ बच्चों, मान लो कि ये वेक्टर को, ये डाइपोल को हमने घुमा के ऐसे कर दिया, p cos थीटा घुमा के ऐसे कर दिया, तो देखो बच्चों ये पॉइंट है उसका एक्सिस के ऊपर है ना, ये पॉइंट उसका एक्सिस के ऊपर बसा हुआ एक पॉइंट है, तो इसी वजह से एक्सिस के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है उससे केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp cos थीटा बाय RQ along which direction बच्चों, along the direction of the dipole moment vector itself। p cos थीटा डायरेक्शन देख रहे हो, p cos थीटा का डायरेक्शन इस तरफ है,
इसका मतलब E1 वेक्टर जो उसके एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, एक्स पॉइंट के ऊपर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन भी होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इटसेल्फ। डाइपोल मोमेंट की तरफ जो वेक्टर है, मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में ही मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और सिमिलर केसेस में मान लो बच्चों इस डाइपोल को मैंने घुमा के ऐसे कर दिया, तो इस केस में बच्चों जो डाइपोल मोमेंट होगा मेरा E2 वेक्टर होगा बच्चों, वो होगा kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यू। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये जो डाइपोल मोमेंट मुझे मिला और x पॉइंट क्या है बच्चों, x पॉइंट इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे सिचुएटेड है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट के लिए मेरा जो फॉर्मूला है 2 kp sin थीटा बाय r क्यू। बट इसके केस में बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो होता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर का टोटली ऑपोजिट। तो E2 वेक्टर विल बी डायरेक्टेड टू द ऑपोजिट ऑफ द p sin थीटा। p sin थीटा वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बच्चों अभी हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है बच्चों, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अभी ये स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से देखो, और जो चीज हम लोग आपको समझ में नहीं आया प्लीज बार बार वीडियो को पॉज करके देखो और मुझे बताओ कि किधर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम ER का मान लो कि E1 और E2 के वजह से जो कॉम्बाइन इफेक्ट हुआ इसके ऊपर एक्स पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसको हम नाम देते हैं ER, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों और उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, वही हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। तो बच्चों हम इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि ये जो E1 और E2 वेक्टर है इसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर ER, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है एक्स पॉइंट पे ड्यू टू दिस टू डाइपोल्स, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। बच्चों एक चीज तो हमको समझ में आया होगा कि E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन। तो दैट इज व्हाई ER का मैग्नीट्यूड विल बी रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो हो जाएगा 2kp cos थीटा बाय r क्यूब होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाय r क्यूब उसका भी होल स्क्वायर। यस और नो? इन दोनों का रिजल्टेंट मिल गई तो हमारा ER का वैल्यू आएगा ना, ER का मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों मेरे पास कितना आएगा बच्चों, kp बाय r क्यूब बाहर आ गया, kp बाय r क्यूब बाहर आ गया, अंदर हो गया कितना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं क्या kp बाय r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, kp बाय r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यही है मेरा ER वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, kp बाय r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। यही है मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ER। अब बच्चों ER एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको तो डायरेक्शन भी तो चाहिए होगा ना ER निकालने के लिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए बच्चों, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्शन के लिए हम करेंगे वो एक चीज करेंगे, वो अभी हम देखेंगे कि डायरेक्शन के लिए क्या होता है बच्चों। मान लो कि डायरेक्शन है E tan अल्फा, अल्फा मान लिया ER वेक्टर अल्फा E1 के साथ अल्फा एंगल क्या है, तो tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू बच्चों E2 बाय E1। ये आपको पता होना चाहिए कि tan अल्फा इक्वल्स टू E2 बाय E1, ठीक है। ये कैसे आया, क्या आया वो बच्चों वेक्टर चैप्टर में होता है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लो। मान लो ये मेरा E1 वेक्टर है, ये मेरा E1 वेक्टर है, ये मेरा E2 वेक्टर है, और मेरा ये मेरा ER वेक्टर है, और ये है मेरा अल्फा एंगल। तो बच्चों मेरे वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग तो आपको पता है, तो E2 वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे लिख सकते हैं E2। तो बच्चों जो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर tan थीटा लिखोगे, tan अल्फा लिखोगे, tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू E2 बाय E1। वही सेम चीज इधर हुआ है, उसको फिर से लिखा हमने, tan अल्फा इक्वल्स टू E2 बाय E1। तो बच्चों E2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, kp sin थीटा बाय r क्यूब डिवाइडेड बाय 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2, तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू बच्चों tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। सो दिस इज माय
फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो बच्चों अगर आपके पास उस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन मालूम है कि r, थीटा, तो वो पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला था कि होता है बच्चों ER इक्वल्स टू KP/r³ √1 + 3 cos² थीटा। तो बच्चों अगर आपके पास r और थीटा मालूम है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी कोई भी चीज निकाल सकते हो। और P का वैल्यू होता है कितना बच्चों 2QL, 2QL। K इक्वल्स टू, K का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/4πε0। तो सब वैल्यू आपको मालूम हो गया, तो आप इजीली इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो ये था बेसिक थ्योरी। इसके नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे में और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि टॉर्क, डाइपोल मोमेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा काम करता है, कैसे उसका इफेक्ट होता है, वही चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।